हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। आज हमारा लेक्चर 3 है। देन लेट्स स्टार्ट। हम डिस्कस कर रहे थे लीगल फ्रेमवर्क ऑफ मेंटेनेंस, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट। तो इसमें मेन बेसिकली इन सेक्शंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड रिकॉर्ड्स मेंटेन। अब किस बारे में हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने इन रेस्पेक्ट ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव, मनी एक्सपेंस बाय अ कंपनी इन मैटर एंड मैटर इन रिलेशन टू विद द रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस टेक प्लेस, कि हमने कहाँ कहाँ से मनी रिसीव किया है, कहाँ मनी एक्सपेंस हुआ है और किस पर्पस में हुआ है। तो सारी डिटेल्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता है। सेल परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंपनी एंड असेट्स लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी की क्या असेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, क्या क्या उन्होंने कैपिटल गुड्स परचेज किया है। तो सारी डिटेल्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बात बताया था अंडर सेक्शन 148 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट कि द आइटम ऑफ कॉस्ट एज मे बी प्रेस्क्राइब under section 148 in case of a company which belongs to any class of company specify under that section। तो अंडर सेक्शन 148 को हमेशा फॉलो करना है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि कौन कौन सी और कॉस्ट को इंक्लूड करना है, किस कॉस्ट को एक्सक्लूड करना है। तो उसे ध्यान में रखकर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, क्योंकि एक्सपेंसेस तो नंबर ऑफ होते हैं। तो उसमें से सिर्फ काम के आइटम्स हमें लेने हैं, वो कौन से लेने हैं वो हमें अंडर सेक्शन 148 में बताया गया है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टॉक अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स कीप बाय कंपनी। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लिया। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ये कहाँ रखे जाएंगे? ये कंपनी में तो नहीं रखे जाते। कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जहाँ कंपनी रजिस्टर हुई है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बेसिकली रजिस्टर ऑफिस में ही रखा जाता है। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, डिसाइड होता है कि नहीं, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर ऑफिस में नहीं रखकर हम किसी और जगह रखना चाहते हैं, लेकिन वो जगह इंडिया में ही होनी चाहिए क्योंकि कंपनी का रजिस्टर ऑफिस इंडिया में है। तो दैट इज कॉल्ड इंडियन कंपनी। तो रजिस्टर ऑफिस से डिफाइन होता है कि कंपनी इंडियन है या फॉरेन है। ठीक है। अगर किसी कंपनी का ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया है और उससे कोई भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसकी भी कॉपी आपको सबमिट करनी होगी। तो ये समरी था। अब इसको देखते हैं डिटेल्स। एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप its registered office books of accounts and their relevant books, papers, financial statement for every financial year, which give true and fair view of the state of affairs of the company, including that it branch office or offices। ठीक है। If any explain the transaction effective both register office and branches, such book shall be keep on accrual basic। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, जो भी बुक्स है वो accrual बेसिक्स पर और डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पे आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। ये तो कॉमन सी चीज़ है, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि accrual बेसिक्स पे और डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। Provided that all books of accounts and other relevant paper may be keep other place in India। आप इंडिया में रजिस्टर ऑफिस के अलावा भी रख सकते हो, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड एंड वेयर सच अ डिसीजन इज टेकन द कंपनी शैल विद इन 7 days में फिर आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा, वर्बली नहीं, रिटर्न में नोटिस लिख देना होगा, पूरा एड्रेस कि हम नेक्स्ट टाइम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस लोकेशन में रखेंगे। तो इसकी इंफॉर्मेशन कंपनी के रजिस्ट्रार को भी होनी चाहिए। और विद इन 7 days जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया तो 7 days में फाइल विद रजिस्ट्रार अ नोटिस इन रिटर्न गिविंग द फुल एड्रेस ऑफ दैट अदर प्लेस। प्रोवाइडेड फॉर द कंपनी में कीप सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेलिवेंट पेपर इन इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ऑफलाइन तो आपको रखना है फिजिकल फॉर्मेट में, और आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो।
Where a company has a branch office in India or outside India, it shall be deemed to have complied with the provision of subsection 1. If proper books of accounts relating to the transactions effected at the branch office keep that office and proper summarized return, जो भी आपके ब्रांच ऑफिस से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपको उसकी समराइज रिटर्न फॉर्मेट करनी है पीरियोडिकली आर सेंड बाय द ब्रांच ऑफिस टू द कंपनी एट रजिस्टर ऑफिस अदर प्लेस। मतलब सिंपल सी बात है, जो भी आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं क्या तो पीरियोडिकली आपको बुक जहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही है तो वहाँ उसकी इन ट्रांजेक्शन्स की कॉपी आपको सेंड करनी होगी। Then the books of accounts and other books paper maintained by the company within India shall be open for inspection at the register office of the company as such other place in India. Any director during the business hours में आपकी books of account inspection के लिए open है। And in case of financial information, if any maintained outside the country, copy of financial information shall be maintained and produced for inspection. और इंस्पेक्शन हर कोई नहीं कर सकता, जिसे भी इंस्पेक्शन करना है डायरेक्टर से ऑथोराइज करेंगे और आपको डिसाइडेड फ़ी पे करनी होगी, फॉर्म फिल करना होगा, आपको एप्लीकेशन देनी होगी कि हम आपके बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। तो सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद आपको परमिशन दी जाती है। Provided that the inspection in respect of any subsidiary of the company shall be done only by the person authorized behalf of the resolution of the board of director. बिना ऑथराइजेशन के आप कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख नहीं सकते हो। अदरवाइज अगर आप गलत तरीके से आप इंस्पेक्ट करते हो तो आपको पेनल्टी चार्ज होगा। Where an inspection is made under subsection 3, the officers and other employee of the company shall give the person making such inspection all assistance in connection with the inspection which the company में reasonable be expected to give। अगर इंस्पेक्शन हो रहा है, कोई भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है तो आपको बिल्कुल ऑनेस्टली आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। The books of accounts of every company relating to a period not less than 8 financial year। और मेन इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कम से कम 8 सालों तक तो अपने पास रखने ही रखने हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है, अगर किसी कंपनी को अपने स्टैब्लिशन मतलब अपनी स्थापना को उसको 8 साल ही कंप्लीट नहीं हुए तो इन दैट केस जो भी आपने ट्रेडिंग की है, जो भी इनवॉइसेस आपने मेंटेन किए एक प्रॉपर वे में आपके पास वो सारे मेंटेन होने चाहिए। कम से कम 8 साल तो आपके पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए। मैक्सिमम अगर रिक्वायरमेंट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोल देती है कि भाई आपको ज़्यादा टाइम तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं। देन आगे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बी कीप फॉर सच लॉन्गर पीरियड्स में बी डीम फिट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज इन फाइनेंस, chief finance officer or other person of a company charged by the board of director, अगर ये सब मिलकर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई घपला करते हैं या प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के दिए गए डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, चीफ फाइनेंस ऑफिसर सच अदर पर्सन ऑफ द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद द इम्पोजमेंट ऑफ ए टर्म, जेल भी होगी। कब की, कितने 1 ईयर तक की तो जेल हो जाएगी और फाइन कितना लगेगा, मिनिमम 50,000 रुपीज़ और मैक्सिमम अगर आप ये जो कंट्रोवर्सी अगर आप कंटिन्यू करते हो तो 5 लाख का आपको पेनल्टी फाइन लगेगा। ठीक है, तो ये फाइन ज़रूर याद रखना है, 50,000 है मिनिमम, मैक्सिमम है 5 लाख और 1 साल की जेल और। ठीक है, तो अपना ये सेक्शन 1 to 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन है 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनी। क्लियर, तो इसमें सिंपल यही चीज़ डिटेल्स गिवन है कि कैसे ऑडिट करनी है किस किस कॉस्ट को, तो थोड़ा सा थेरी है तो उसको मेरे पास से पढ़ लेते हैं। Notwithstanding anything contained in this chapter, the central government order in respect of such class of company engaged in production of goods and providing the services as may be prescribed
Direct the particular relating to the utilization of material, labor, other item of cost may be prescribed shall be included in the books of accounts kept by the class of company. स्पेसिफाई किया है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को कि आपको मतलब आप सबको टर्नओवर के बेस पे स्पेसिफाई किया आता है, और वो टर्नओवर हम आगे लेक्चर में देखेंगे किस किसका कितना टर्नओवर डिसाइड है. Provided that the central government shall be before issuing such order in respect of any class of company regulated under a special act consult the regulated body this. ये theory है simple, हमें सिर्फ act section की knowledge होनी चाहिए. If the central government is of the opinion that is necessary to do in order direct that the audit of cost records class of company, अगर बाद में गवर्नमेंट को रियलाइज होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की भी कॉस्ट ऑडिट होनी है तो बाद में उसका कॉस्ट ऑडिट के लिए भी ऑर्डर आ जाएगा. तो वो सारी डिटेल सेक्शन 148 में गिवन होता है. तो ऑडिटर कॉस्ट, और ये ऑडिट कौन करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कॉस्ट अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट ऑडिट करवानी है, तो विद इन 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कॉस्ट अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट करना होगा. ठीक है. प्रोवाइडेड नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड फॉर द कंडक्टर ऑफ द ऑडिटर रिकॉर्ड. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो मतलब सिंपल सी ये कंफ्यूजन कर रहा है तो इस चीज़ पे इतना ध्यान मत देना. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो मीन ये है कि आपको जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर रहे हो वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं. क्वेश्चन ये आता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है? ये बनाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं सीए, और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और ये अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूव रहता है. फाइन. नेक्स्ट है द ऑडिट कंडक्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी एडिशन टू द ऑडिट अंडर सेक्शन 143. इस सेक्शन के बारे में हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन है? डिस्क्वालिफिकेशन, राइट, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब इसके अंदर गिवन होता है अंडर सेक्शन 148 में. एंड द कंपनी शैल विद इन 30 डेज द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ए कंपनी ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट. कॉस्ट ऑडिटर को विद इन 30 डेज में रिपोर्ट तैयार करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट करना है. फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करती हैं. इसका पूरा डिटेल्स फॉर्मेट हम आगे देखेंगे, सिर्फ समरी में डिटेल्स है कि 148 में क्या क्या आता है. तो ये सिंपल हमारे 148 में आता है. इफ एनी डिफॉल्ट, अगर आप गवर्नमेंट के 148 सेक्शन को फॉलो नहीं करते हो, द कंपनी और एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 147 में पनिशमेंट गिवन है. ठीक है. देन अब 147 के पनिशमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं.